अगर आपको मेरे चैनल श्री राजीव दीक्षित जी एक विचारधारा के वीडियोस पसंद है और आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो आपको बस इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है और साथ ही बेल आइकन भी दबाना है ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जिन शहीदों ने ये आज़ादी लाई हमारे लिए, हमने तो कोई कुर्बानी नहीं दी है। कम से कम मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मेरी उम्र के बहुत सारे युवाओं की बात कर सकता हूँ, हमने तो इस आज़ादी की लड़ाई में कोई हिस्सा लिया नहीं है। लेकिन हमारे से पूर्व की जो पीढ़ी है जिसने बहुत सारी तकलीफ़ें सहन करके ये आज़ादी लाई है, उन शहीदों के, उन क्रांतिकारियों के कुछ सपने रहे हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना बलिदान किया है। सारे के सारे क्रांतिकारी जो इस देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए, वो प्रत्यक्ष हुए या परोक्ष रूप से हुए, उन सबके सपने कुछ ना कुछ रहे हैं। ऐसे ही किसी ने अपनी जान नहीं दी है। पिछले कुछ वर्षों से मैं क्रांतिवीरों के जो सपने रहे आज़ादी के लिए उनको इकट्ठा कर रहा हूँ। दस्तावेज मिल रहे हैं। भारत में बहुत सारे अभिलेखागार हैं जिनको हम सब आर्काइव्स कहते हैं, नेशनल आर्काइव्स। वहाँ पर दस्तावेज रखे हुए हैं जो शहीदों के बारे में। उनमें से पता चल रहा है कि किस शहीद ने किस सपने के लिए अपने को कुर्बान किया। शहीद आज़म भगत सिंह का कोई सपना था, चंद्रशेखर आज़ाद का कोई सपना था, अशफाक उल्लाह का कोई सपना था, ठाकुर रोशन सिंह का कोई सपना था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का कोई सपना था, अजीमुल्लाह का कोई सपना था, बेगम हजरत महल का कोई सपना था, बहादुर शाह जफर का कोई सपना था। ये सारे क्रांतिवीर जो लड़े देश की आज़ादी के लिए, इनके कुछ न कुछ सपने रहे हैं। और उन सपनों को जब हम जानने की, समझने की कोशिश करते हैं तो अफसोस होता है बहुत ज़्यादा कि किसी भी शहीद का, किसी भी क्रांतिवीर का एक भी सपना आज़ादी के बाद पूरा नहीं हुआ। हम आज़ाद हो गए 15 अगस्त 47 को, तो सबसे पहला काम जो था इस देश की सरकार के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए, वो ये था कि हमारे शहीदों के सपनों को हम पूरा करें। जिन्होंने आज़ादी ला के हमको दी है, उनका बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर है। हम हमारे शहीदों के जन्मदिन मनाते हैं, मृत्यु दिवस मनाते हैं। मृत्यु दिवस मनाते हैं तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं तो खुशी अर्पित करते हैं। तो जिन शहीदों का जन्मदिन हम मनाते हैं, जिन शहीदों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनका अगर एक भी सपना पूरा नहीं होता आज़ादी के बाद, तो उनको श्रद्धांजलि देना एक पाखंड से बड़ा कुछ नहीं। उनका जन्मदिन मनाना एक तरह का अट्टहास करने जैसा है, हंसी उड़ाने जैसा है। क्योंकि जिस आदर्श के लिए, जिस परिस्थिति को बनाने के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, अगर वो आदर्श स्थापित नहीं होता, वो परिस्थिति नहीं बनती, तो उनका तो सारा बलिदान व्यर्थ है। मैं एक दो नाम लेके बताता हूँ। शहीद आज़म भगत सिंह को जब लाहौर जेल में फांसी हुई, उसके थोड़े दिन पहले उन्होंने एक पत्र लिखा जिसको उन्होंने कहा कि ये मेरा घोषणा पत्र है और ये पूरे देश के लोगों को पता होना चाहिए। बात क्या थी? जब भगत सिंह को फांसी होने की घोषणा हो गई तो देश के अखबारों में एक चर्चा चल पड़ी। अंग्रेजी सरकार उस चर्चा में हिस्सेदार हो गई। अंग्रेजी सरकार कहती थी कि भगत सिंह आतंकवादी है, भारत के लोग कहते थे कि भगत सिंह क्रांतिकारी है। अब क्रांतिकारी और आतंकवादी की बहस शुरू हुई। तो अंग्रेजी अखबार जो उस समय छपा करते थे, आज भी उनमें से एक दो अखबार इस देश में चलते हैं, तो उन अंग्रेजी अखबारों में अंग्रेज सरकार के समर्थन में लिखा जाता था कि भगत सिंह और उनके जो सहयोगी हैं चंद्रशेखर, उनके जो सहयोगी रोशन सिंह, मनमथ नाथ गुप्त, ये सब आतंकवादी हैं। तो भगत सिंह को एक घोषणा पत्र जारी करना पड़ा और उनको ये बताना पड़ा कि हम आतंकवादी नहीं हैं, हमने बहुत सोच समझकर, जानबूझकर ये क्रांतिकारी कदम उठाया है और हमारे कोई सपने हैं जिनके लिए हम अपने को बलिदान कर रहे हैं। हम ऐसे ही साधारण लोग नहीं हैं, आतंकवादी नहीं हैं। उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें उन्होंने लिखा कि हम क्या चाहते हैं। उन्होंने लिखा कि हम चाहते हैं कि भारत से अंग्रेजों की सरकार चली जाए, अंग्रेजों की शासन व्यवस्था समाप्त हो जाए और उसके बाद भारत में जो व्यवस्था बने वो स्वदेशी व्यवस्था हो, पूर्ण रूप से स्वराज्य वाली व्यवस्था हो। तो उन्होंने जब घोषणा पत्र लिखा तो बहुत स्पष्ट कहा उन्होंने कि अंग्रेजों के जाने के तत्काल बाद इस देश में अंग्रेजों की शासन व्यवस्था चली जानी चाहिए। अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में से अंग्रेजों के बनाए हुए कानून समाप्त हो जाने चाहिए। अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में से अंग्रेजों के बनाए गए सब नियम बदल जाने चाहिए। अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में से अंग्रेजी चली जानी चाहिए।
अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में से अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए। एक लंबा घोषणा पत्र है जिसमें 29 बातें उन्होंने लिखी, और उस घोषणा पत्र पर शहीद आजम भगत सिंह ने सबसे पहले हस्ताक्षर किया। बाद में जब घोषणा पत्र जेल के बाहर आया तो उनके दूसरे सहयोगियों के हस्ताक्षर उस पर हुए। उस पर चंद्रशेखर आज़ाद के हस्ताक्षर हैं, उस पर ठाकुर रोशन सिंह के हस्ताक्षर हैं, उस पर रामप्रसाद बिस्मिल के हस्ताक्षर हैं। ऐसे उस जमाने के 7 बड़े क्रांतिकारियों के हस्ताक्षर से वो घोषणा पत्र जारी हुआ। सारे देश के अखबारों में वो छपा। तब भारत के लोगों को ये पता चला कि ये सारे क्रांतिकारी किसी सपने के लिए अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं, शहादत को अपने ऊपर ओढ़ रहे हैं। और वो सपना क्या है? अंग्रेज चले जाएं। ये बड़ी बात नहीं है। भगत सिंह ने तो 1928 में ये बात कही थी, आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर। सन 1928 में एक अखबार का संपादक भगत सिंह जी को मिलने गया लाहौर के सेंट्रल जेल में, तो उन्होंने कहा कि आज़ादी तो आने ही वाली है। वो संपादक हैरान हो गया, आपको कैसे मालूम? उन्होंने कहा मुझे मालूम है आज़ादी आने वाली है। तो संपादक ने पूछ लिया कितने दिन में? तो उन्होंने कहा 15-16 साल में आज़ादी तो आ ही जाएगी। अंग्रेजों को तो जाना ही पड़ेगा, वो तो यहाँ नहीं रह पाएंगे, और हम तो उनसे किसी भी तरह से आज़ादी ले लेंगे, लड़कर ले लेंगे, भिड़कर ले लेंगे, जैसे भी चाहें हम तो आज़ादी ले ही लेंगे। वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आज़ादी आने के बाद अंग्रेज तो चले जाएंगे, अंग्रेजियत जाएगी क्या? ये सवाल उन्होंने किया था। तो संपादक को समझ में नहीं आया अंग्रेजियत का माने क्या। तो भगत सिंह ने कहा कि अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजों की कानून व्यवस्था, अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था, अंग्रेजों की प्रशासन व्यवस्था, ये सब मिलाकर अंग्रेजियत, ये चली जाए इस देश में से, तब हमारा स्वप्न पूरा होगा। और इस बात को कहने वाले उस जमाने के 7 बड़े क्रांतिकारी थे जिनके हस्ताक्षर से ये जारी हुआ। ये सारे क्रांतिकारी थे जो हिंसा को अपनी आज़ादी का रास्ता मानते थे, और वो बोलते थे कि अंग्रेजों से हिंसा करके ही हम आज़ादी ले सकते हैं। कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी इस देश में हुए जो अहिंसा को आज़ादी का रास्ता मान के काम करते थे। उनमें महात्मा गांधी एक थे, फिरोज शाह मेहता एक थे, गोपाल कृष्ण गोखले एक थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक थे। ऐसे क्रांतिकारी जो अहिंसा को रास्ता मान के चलते थे, ऐसे क्रांतिकारी जो हिंसा को रास्ता मानकर चलते थे। दोनों के समय के अलग अलग समय के घोषणा पत्रों को मैंने पढ़ा है, वो एक ही हैं, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। महात्मा गांधी ने एक घोषणा पत्र जारी किया संपूर्ण स्वराज्य के लिए, और महात्मा गांधी के सहयोगियों ने उस पर हस्ताक्षर किए। लाहौर में वो जारी हुआ 1930 में। तो उस घोषणा पत्र में भी यही लिखा हुआ है कि हमको संपूर्ण आज़ादी चाहिए, संपूर्ण स्वराज्य चाहिए। और उसको स्पष्ट किया गया है वो ये कि अंग्रेज तो चले ही जाएंगे, उनके जाने का हमें कोई मन में संशय नहीं है। अंग्रेजों के जाने के बाद उनकी जो व्यवस्था है वो इस देश में नहीं रहनी चाहिए। गांधी जी भी वही बात कहते हैं, अंग्रेजियत जानी चाहिए, अंग्रेजों की व्यवस्था, अंग्रेजों के कानून, अंग्रेजों की शिक्षा, अंग्रेजों की भाषा। गांधी जी तो इतने ज़्यादा उग्र थे, वो कहते थे कि एक दिन के लिए मुझे भारत में अंग्रेजों के जाने के बाद राज्य चलाने का मौका मिले, सिर्फ एक दिन के लिए, तो सबसे पहले मैं 2 ही काम करूंगा। एक तो अंग्रेजों के बनाए हुए सारे कानून जला दूंगा, और अंग्रेजों की जो भाषा है अंग्रेजी, इसको एक दिन में पूरे देश में से ख़त्म कर दूंगा। अब हम ध्यान से देखें तो मैं ये मानता हूँ वो ये कि भगत सिंह हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, रामप्रसाद बिस्मिल हों, ठाकुर रोशन सिंह हों, अशफाक उल्लाह हों, ये क्रांतिकारी हिंसा को रास्ता मान के काम करने वाले, महात्मा गांधी हों, मदन मोहन मालवीय हों, या सरदार पटेल हों, या उनके सहयोगी हों फिरोज शाह मेहता वगैरह, ये अहिंसा को रास्ता मानकर चलने वाले, दोनों ही क्रांतिकारी कैंची की तरह से काम करते थे। कैंची होती है ना, सीजर जिसको हम कहते हैं, उसमें एक फलक मान लो हिंसा वाला, दूसरा अहिंसा वाला, काम दोनों मिलकर अंग्रेजों की जड़ काटने का ही कर रहे थे। रास्ते अलग अलग थे, मान्यताएं अलग अलग थीं, उद्देश्य दोनों का एक ही था। तो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि जब हिंसा को आधार बनाकर क्रांति करने वाले, अहिंसा को आधार बनाकर क्रांति करने वाले सबके सपने एक ही थे, तो आज़ादी मिलने के तत्काल बाद भारत सरकार को ये करना चाहिए था कि क्रांतिकारियों के सपनों को पूरा करने के लिए इस देश में काम होना। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में कोई काम नहीं हुआ। मुझे तो इतना अफसोस है इस देश के बारे में, आज़ादी मिलने के बाद का देश हमारा कैसा है।
हमारे देश में जिन लोगों ने शहादत दी, जिन लोगों ने बलिदान किया, जिन लोगों ने कुर्बानी दी, ऐसे लोग इस देश की सरकार की सूची में कहीं नहीं हैं। और जिन लोगों ने देश से गद्दारी की, अंग्रेजों से वफादारी की, अंग्रेजों से दोस्ती की, अंग्रेजों का सहयोग किया, वो इस देश की शासन व्यवस्था में सबसे ऊंचे पदों पर बैठे हुए। मैं आपको बहुत अफसोस की बात कहना चाहता हूं, जो मेरे दिल का दर्द है। एक दिन मैं कानपुर रेलवे स्टेशन पर उतरा था, एक व्याख्यान देने के लिए गया था। कानपुर आप जानते हैं कि एक ज़माने में क्रांतिकारियों का घर था। नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये सब कानपुर में इकट्ठे होकर आज़ादी की योजनाएं बनाया करते थे। बहुत ऐतिहासिक शहर है। तो वहाँ एक बार मैं व्याख्यान देने के लिए रेलवे स्टेशन पर उतरा, तो रेलवे स्टेशन के बाहर निकला तो वहाँ चाय की कुछ दुकानें हैं। आप कभी जाएंगे तो आपको भी दिखाई देंगी। तो एक चाय की दुकान के सामने से मैं गुजर रहा था, मेरा अचानक से मोबाइल फ़ोन बज गया। मैंने रुक के उस मोबाइल फ़ोन को सुनना शुरू किया। तो एक कान से मैं मोबाइल फ़ोन सुन रहा था, दूसरे कान से एक चाय की दुकान पर एक माँ और एक उसकी बेटी आपस में बातें कर रहे थे। दोनों बातें मुझे सुनाई दे रही थी, फ़ोन भी सुनाई दे रहा था, उनकी बातें सुनाई दे रही थी। तो माँ और बेटी आपस में बात कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद मेरा फ़ोन बंद हो गया और मैंने ध्यान से उनकी बात सुनी तो उनकी बात का एक ही विषय था। बेटी अपनी माँ से पूछ रही थी, हम इतने गरीब क्यों हैं? तो उसकी माँ समझा रही थी कि हम गरीब इसलिए हैं कि भगवान ने हमको ऐसा बनाया। तो मुझे थोड़ा सा क्रोध आ गया। मैंने उनकी बातों में हस्तक्षेप किया और मैंने कहा कि भगवान ने आपको गरीब नहीं बनाया, हमारे देश की शासन व्यवस्था ने आपको गरीब बनाया, सरकार ने गरीब बनाया। अगर भगवान ने आपको गरीब बनाना होता तो भारत में आपको जन्म क्यों देता? पाकिस्तान में पैदा कर देता, बांग्लादेश में पैदा कर देता, अफ्रीका में पैदा कर देता, इंडोनेशिया मलेशिया में पैदा कर देता। आपको भारत में जन्म क्यों दिया उस भगवान ने? जो स्वर्ण भूमि है, जो पुण्य भूमि है, जो शहीदों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, जो हजारों साल तक सारी दुनिया का केंद्र रही है, ऐसे देश में आपको जन्म मिला है। तो ये तो आप भूल जाइए कि भगवान ने आपको गरीब बनाया। इस देश की सरकार की नीतियां हैं जिन्होंने आपको गरीब बनाया। तो ऐसी बात जब मेरी उनकी शुरू हुई तो मैंने उनका परिचय पूछ लिया, आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ये चाय की दुकान कब से चलाते हैं, वगैरह वगैरह। जब उन्होंने परिचय दिया तो मेरे पैर के नीचे की ज़मीन हट गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं बहुत नीचे गिर गया हूँ। वो माँ ने, उस बेटी ने परिचय दिया कि हम तात्या टोपे के वंशज हैं और हमारी गरीबी ने हमको चाय बेचने के लिए मजबूर किया है। उस दिन मैंने अपने आप से ये पूछना शुरू किया कि तात्या टोपे के वंशज अगर इस देश में चाय बेच रहे हैं, कौन सी आज़ादी की बात हम कर रहे हैं? और उससे ज़्यादा क्रोध मेरे मन में इस बात का है कि तात्या टोपे जिन्होंने पूरी जवानी इस देश के लिए अपनी लगाई, आप जानते हैं सबसे देर में पकड़े गए तात्या टोपे। 1857 का जो क्रांति का संग्राम हुआ, नाना साहब पेशवा के कंधे से कंधा मिलाकर जिन्होंने काम किया, नाना साहब पेशवा को, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, झलकारी बाई को, सारे उनके सहयोगियों को शहादत हो गई। सबसे अंत में तात्या टोपे पकड़े गए थे। इतने कुशलता के साथ उन्होंने आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया था और उनके परिवार के लोग चाय बेचे इस देश में अपना जीवन चलाने के लिए। और इसी देश में ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं, आप जानते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों की सरकार के साथ सहयोग किया था देश को गुलाम बनाने में, जिन्होंने अंग्रेजों की सरकार को सहयोग दिया था इस देश के क्रांतिकारियों को मरवाने में। वो लोग इस देश में मुख्यमंत्री बनकर राज करें, उनके परिवारों के लोग केंद्रीय मंत्री बनकर इस देश में राज करें। आप जानते हैं एक इस देश में सिंधिया परिवार है जिसने अंग्रेजों की कितनी मदद की है, अंग्रेजों से कितनी वफादारी उन्होंने निभाई है। 1857 की लड़ाई में एक तरफ क्रांतिकारी लड़ रहे थे, दूसरी तरफ सिंधिया परिवार की फौज अंग्रेजों के साथ क्रांतिकारियों के खिलाफ लड़ रही थी। उस सिंधिया परिवार के बड़े बड़े लोग देश में मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री बने, और तात्या टोपे के परिवार के लोग चाय बेचे इस देश में। सिंधिया परिवार की तरह इस देश में एक और परिवार है, पटियाला राजघराना जिसको कहा जाता है, जिन्होंने अपनी पूरी फौज, पूरी सेना अंग्रेजों को दान में दे दी। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं अंग्रेजों को दी थी उस 1857 की क्रांति के खिलाफ काम करने के लिए। उस पटियाला परिवार के लोग मुख्यमंत्री बने पंजाब के।
और तात्या टोपे के परिवार के लोग चाय बेचें इस देश में आज़ादी के 63 साल के बाद, अगर यही है तो कैसे कहें देश आज़ाद हो गया। 15 अगस्त मनाना, तिरंगा झंडा फहराना, जनगणमन गाना, ये आज़ादी का नाम नहीं है। आज़ादी इससे गहरी कोई चीज़ है। होना तो ये चाहिए था इस देश में आज़ादी के बाद कि जिन्होंने अंग्रेज़ों से वफादारी की, जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ दोस्ती निभाई, जिन्होंने अंग्रेजी सरकारों को मदद की, उन सबको इस देश में आज़ादी के बाद या तो फांसी होनी चाहिए थी, या गोली से उड़ा देना चाहिए था, या बम लगाकर तोप से उनका शरीर खत्म कर देना चाहिए था। वो लोग सत्ता व्यवस्था में बैठे हैं, हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। उस समय अंग्रेजों के साथ दोस्ती करके शासन करते थे, अब काले अंग्रेजों के साथ दोस्ती करके शासन कर रहे हैं, लेकिन हमको तो मुंह चिढ़ा ही रहे हैं। और जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सब कुछ अपना दे दिया, तन मन धन परिवार सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनके सहयोगी, उनके परिवारीजन चाय बेच रहे हैं, कहीं कोई छोटा मोटा नौकरी कर रहे हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, तो लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अधूरापन है इस देश की आज़ादी में। और ये अधूरापन पूरा करना ही होगा। आज नहीं तो कल शहीदों के सपनों को सम्मान देना ही होगा। आज नहीं तो कल शहीदों के परिवारीजनों को सम्मान देना होगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो शहीदों की शहादत बेकार जाएगी, उसकी सार्थकता खत्म हो जाएगी। आने वाली पीढ़ी कैसे अपने आप को कुर्बान करेगी देश के लिए? अगर ये कहानी मैं देश के बच्चों को सुनाऊं कि तात्या टोपे ने देश की आज़ादी के लिए अपना तन मन धन वतन सब कुछ वार कर दिया और आज उनके परिवार के लोगों को चाय बेचकर जिंदगी बितानी पड़ रही है, तो नौजवान पीढ़ी के मन में क्या दृश्य बनेगा? कौन सा उनके दिमाग में सपना पैदा होगा? किस ताकत से वो ये कह पाएंगे कि हमारे शहीदों ने जो किया वो ठीक किया? इसलिए मैं मानता हूं कि आज़ादी आ तो गई है, लेकिन आज़ादी के बाद की व्यवस्था वैसी नहीं है जो आज़ादी के लिए सपना देखने वाले शहीदों ने सोची थी। इससे भी ज़्यादा खराब बातें हैं मुझे जो आपको कहनी नहीं चाहिए कि इस देश में एक नहीं ऐसे सैकड़ों शहीदों के परिवार हैं जिनके लिए खाने को पैसे नहीं। थोड़े दिन पहले शहीद आज़म भगत सिंह के परिवार के लोगों को, शहीद आज़म भगत सिंह का एक बहुत बड़ा संदूक था जो उनके दस्तावेजों से भरा हुआ था, वो सहारनपुर से लेकर और उनके अपने जलंधर जिले में लेके जाना था। उस ट्रंक को भेजने के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। इतनी गरीबी में भगत सिंह के परिवारी जन लोग रह रहे इस देश में। ठाकुर रोशन सिंह के परिवार के लोग, चंद्रशेखर आज़ाद के परिवार के लोग अभी भी मध्य प्रदेश में बड़ी जलालत और गरीबी की जिंदगी जी रहे। एक भी शहीदों के परिवार में से ऐसा नहीं मिला मुझे, मैंने तो पिछले 10-12 वर्षों में कुछ 50 से ज़्यादा शहीदों के परिवारों में जाकर स्थिति को समझने की कोशिश की है। एक भी परिवार ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि हाँ, आज़ादी के बाद हम कोई सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। और ये तो वो 50 परिवार हैं जिनको मैंने खोज लिया इस देश में से, पता नहीं ऐसे कितने हज़ार परिवार, कितने लाख परिवार। इसलिए हम मानते हैं भारत स्वाभिमान की तरफ से कि ये आज़ादी अधूरी है, और ये आज़ादी पूरी तब होगी जब शहीदों के सपनों का सम्मान होगा, शहीदों के परिवारियों का सम्मान होगा, उनको इस देश में वो स्थान मिलेगा जो इस देश में आज सत्ता चलाने वालों को मिला हुआ है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने जीवन में से कुछ नहीं गंवाया, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कभी कोई भाग नहीं लिया, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने खून की एक बूंद भी कभी दान नहीं की, उन लोगों के हाथ में पूरे देश की शासन व्यवस्था हो, और जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना सब कुछ गंवाया, वो तिल तिल भूखे मरें, चाय बेचनी पड़े, पकौड़ियाँ बेचनी पड़े उनको, ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक है, बहुत अफसोस है। इस व्यवस्था को ठीक करना है। इसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए भारत स्वाभिमान का जन्म हुआ है, वरना इस अभियान की कोई ज़रूरत नहीं थी। 63 साल हमने देखा कि कोई सरकार ये काम नहीं कर रही है। 63 साल में इस देश में 20 सरकार आई और चली गई, अलग अलग पार्टियों की सरकारें आई और चली गई। किसी को ध्यान में नहीं आया कि तात्या टोपे के परिवार के लोग चाय बेचें। किसी का दिल नहीं धड़का, किसी के पेट का पानी नहीं हिला इस देश। सालों साल से वो कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान लगाते। इसका मतलब है कि हमारी शासन व्यवस्था में संवेदनहीनता आ गई है, पूरी तरह से संवेदन शून्य हो गया है। चोर उचक्के, लुच्चे, लफंगे, बदमाश, लंपट किस्म के लोग शासन व्यवस्था में आए, जिन्होंने अपराध किए हैं वो इस देश के मंत्री बन जाएं,
जिनको जेलों में होना चाहिए वो संसद में जाकर बैठ जाएं, जिनको जेलों में होना चाहिए वो विधानसभाओं में जाकर बैठें, जिन्होंने जिंदगी भर कानून तोड़ने का काम किया है वो कानून बनाए इस देश में। ऐसी आज़ादी हमें नहीं चाहिए। इस आज़ादी की व्यवस्था को तो बदलना ही चाहिए और इसी बदलाव के लिए भारत स्वाभिमान का अभियान शुरू